बिहार चुनाव की भले ही घोषणा ना हुई हो, लेकिन सरगर्मी काफ़ी तेज है। मैं आ गया हूँ सीमांचल में 24 सीटें हैं, 4 जिले हैं और मुस्लिम बहुल इलाका है। हर पार्टियां चाहती है कि यहाँ अच्छा करे। असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछली बार यहाँ पे 5 सीटें जीते थे और इस बार भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हालांकि अभी तक उनका गठबंधन नहीं हुआ। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी से बात करने के लिए। कैसा रहा आपका ये 4 दिन का दौरा, आप घूम रहे हैं? नहीं, हमको तो अच्छा, जनता का, आवाम का बहुत अच्छा स्पॉन्टेनियस रिस्पांस है। हमने एक न्याय यात्रा या कारवान इंसाफ के नाम से शुरू किया और प्रोग्राम ये था कि हम नुक्कड़ सभा करेंगे, मगर कम से कम 70% मुकामात पर वो जाकर जनसभा में तब्दील हो गया। अब नुक्कड़ सभा में तो ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। मगर किशनगंज से हम शुरू किए, किशनगंज विधानसभा, कोचादामन विधानसभा, फिर उसके बाद अब इस इलाके में आ गए जोकी में। तो यहाँ पर तो जनसभा हो जा रही, नुक्कड़ सभा जाकर जनसभा हो जा रही है। अब एक जोकी में तो कल ये हाल था कि पूरी नेशनल हाईवे रुक गई थोड़ी देर के लिए। तो अभी तक तो बहुत अच्छा रहा रिस्पांस हमारे पार्टी के ताल्लुक से। कितनी सीटें लड़ेंगे सर, कोई आपने तय किया है संख्या? अब इसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब और आफ्ताब साहब बैठकर डिसाइड करेंगे और लड़ेंगे। कोई गठबंधन की बात किसी से हो रही है? अब इतना जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएगा बोलना इस बारे में, मगर इतना तो हम बोल सकते हैं कि हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। मगर अब उस इंतज़ार में, उस फिराक में तो हम नहीं बैठ सकते और हमको इलेक्शन की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है और अच्छी तरह से चल रही है। मैंने इसलिए पूछा कि मैंने पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव का इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा था कि क्या कोई आपने कोई उनसे संपर्क किया है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना मुझे कोई फ़ोन आया ओवैसी साहब का, ना लालू जी को आया। देखिए, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब हैं। उन्होंने लालू जी को ख़त लिखा, ख़त लिखकर कहा कि हमको ये दिख रहा है कि दोबारा बिहार में बीजेपी की सरकार ना बन जाए, एनडीए की, और हमको ये भी ख़दशा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। तो उसको रोकने के लिए, बावजूद इसके कि आपकी पार्टी ने हमारे 4 एमएलएस को ख़रीदा, तोड़ा, हम बिहार के लार्जर इंटरेस्ट में सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए हम आपसे अलायंस करना चाहते हैं। फिर आपकी या किसी और की और जगह भी इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा, तो हमने अख्तर ईमान साहब कहा भाई इनको भी लिख दो। देखिए, उम्मन ये होता है कि अगर आप एक पार्टी के सुप्रीमो को, और लालू जी ने तो खुद इस पार्टी को बनाई, अब उनको लेटर लिखने के बाद अगर उनका बेटा बोलता है कि मुझे नहीं मिला, तो हम बोले ठीक है उनको भी लिख दो। उसमें तो साफ क्लियरली लिख दिया अख्तर ईमान साहब ने कि आप 6 सीट दीजिए, हम तो 5 पिछले बार जीते थे। अगर आपको सत्ता मिलती है तो कोई मंत्री मत बनाइए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और ये कम्युनलिज्म, फैशिज्म से लड़ते रहिए। अब इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं हम? इससे बढ़ के आपको तो दे चुके हैं सब चीज़। अब आप बोलते हैं ना अंग्रेजी में, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपकी पार्टी का फैसला करिए। मगर एक बात तो, एक पैगाम चला गया है पूरे देश में, बिहार में, सीमांचल में, हर घर में, कि कौन बीजेपी को रोकना चाहता है और कौन बीजेपी को लाना चाहता है बिहार में। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ढोल उल्ले के बजाते हुए गए वहाँ पर। हाँ, नहीं तो उसको देखिए, अगर लालू जी को लेटर मिलता है और वो कहते हैं कि मुझे नहीं मिला, तो अब कैसे दुनिया को बताएंगे? मालूम तो होना चाहिए ना उनको। अब वो ले जा कर दिए तो वो कहते हैं कि मुझे डराने के लिए गए। अरे भाई, कौन डरा रहा है? ना हम डरते हैं ना किसी को डराते हैं, वो तो हमारी पॉलिसी नहीं है। मगर जब आपके पार्टी के सुप्रीमो को, जो आपके पार्टी को बनाया है, उनको ख़त लिखने के बाद आप कहते मुझे नहीं मिला, तो हम बोले ठीक है। अख्तर ईमान साहब बोले ठीक है, अब इस तरह से जाके देते हैं ताकि सबको, उनको ही पता चल जाए। एक बात और तेजस्वी ने मेरे इंटरव्यू में कही थी कि रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं, मतलब जिस ढंग से आपने प्रदर्शन किया उसको लेकर के बोला। रिश्ते ऐसे नहीं बनते, तो अगर आपके पार्टी के सुप्रीमो को, जिसने आपकी पार्टी को बनाया है, उनको लेटर मिल रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि ख़त ऐसा ही लिखा गया, क्या इसके पीछे बातचीत नहीं हुई अख्तर ईमान साहब की? इनके जितने पुराने नेता हैं या नए नेता हैं, इन सब से बात हुई, विधानसभा में बात हुई। अब उनका नाम बोलना गैर मुनासिब होगा और उसके ऊपर तो ये तजवीज़ आई
और बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो अपोलिटिकल हैं, मगर उनको ये लगता है कि भाई एमआईएम पार्टी अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है, ओवैसी अपनी लीडरशिप चलाना चाहता है। उन्होंने आकर अख्तर उल इमान साहब से कहा, हमने कहा कि ओवैसी वोट बांट देगा। नहीं, वोट बांटेगा नहीं, वो कहते हैं कि ओवैसी अलायंस नहीं करना चाहता। हमने कहा अख्तर भाई उनसे ही लिखा लीजिए, उर्दू में मतन कंटेंट को मतन लिखा लीजिए उनसे और आप साइन करके भिजा दीजिए। वो बड़े बड़े लोग हैं, वो शौक में आ गए, बोले हाँ लिखिए। फिर जब दूसरा खत लिखे हमने, फिर उनको कहा देखिए आपके बोलने पर हमने तो लालू जी को लिख दिया लेटर, अब उनके बेटे कह रहे हैं तो उनको भी लिख रहे हैं। तो ये सब हुआ है बैकग्राउंड में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, वो भी जानते हैं। तेजस्वी बार बार कहते हैं क्या ओवैसी साहब मुझे हैदराबाद में देंगे सीट। अरे आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, मैं तो नहीं हूँ। आप बोल दीजिए कांग्रेस के नेताओं को, रेवंत रेड्डी से आप बात कर लीजिए, आइए हैदराबाद और पूरे यादव वोट बटोर के लेके जाइए। कौन रोक रहा है आपको? हम तो यहाँ पर हमारे 5 एमएलए जीत चुके, एक पहला बाई इलेक्शन जीते थे यहाँ पर हमारे लोकल बॉडीज में। कौन रोक रहा है भाई? आप वेलकम आइए ना, शायद हो सकता है कि वहाँ के यादव आपको अपना नेता बना लें, हमको बिल्कुल एतराज़ नहीं है, वेलकम। तो ये गठबंधन नहीं होगा तो फिर आप पे तोहमत लगेगा ना, वो बात। तो देखिए बाबा, इश्क में तोहमत लगता है ना, वो इश्क ही नहीं जिसमें तोहमत ना लगे। हमको इश्क है सीमांचल की जनता से, हमको इश्क है हमारी पार्टी से, हमको इश्क है हमारे काम से। तो ये तो लगता रहेगा, जिस दिन मैं खबर में उतारा जाऊंगा उस वक्त भी लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, तो उससे क्या करना है? नहीं, वो कहेंगे ना कि भाई इससे मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। अरे 5 सीट हम जीते, 4 तुम तोड़कर लिख कर गए, वो क्या था? अच्छा आप बाबा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब बीजेपी ने कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार को तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया और महाराष्ट्र में तोड़ा, शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, तो उस वक्त क्या इन सब ने कहा? आसमान को सर पे उठा लिया कि लोकतंत्र का कत्ल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के को कमज़ोर किया जा रहा है। यहाँ जो 4 लेकर गए ये गांधीयन एक्ट था, तुम सत्याग्रह कर रहे थे चंपारण से तोड़ने के लिए, बताइए। 5 जीते हम लोग सीमांचल के डेवलपमेंट के नाम पर, जनता ने उनको कहना कि वो 5 तो उन्हीं का आदमी था जो उनको क्या मतलब उन्हीं टिकट नहीं दिया। तो फिर आप महाराष्ट्र में आप ही के आदमी थे जो गए थे, वो आर्गुमेंट आप पे लागू होता है। टिकट आप नहीं दिए थे, वोट किसके नाम पे मिला? पार्टी के नाम पे मिला ना। आज जनता में नहीं जा सक रहे वो लोग, चेहरा नहीं दिखा सकते, छुप छुप के जाते हैं, तो ये गलत बात है बिल्कुल। उनको लगता है कि आज आप सीमांचल मांग रहे हैं, कल दरभंगा मांगेंगे, मधुबनी मांगेंगे, कहाँ तक होगा? देखिए बाबा, आपने हमारे 4 एमएलए को गैर अखलाकी तरीके से सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंप कर आपने उनको तोड़ लिया। हम आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं, आपकी तरफ हमने लिख कर दिया और आपको नज़र आ रहा है कि सब मांगेंगे। नहीं मांगेंगे भाई, आप कभी दोस्ती करके देखे किसी से? और आप जो एमवाई बोलते हैं, क्या हो रहा है बोलिए? अब हम खुल के बोलना शुरू करेंगे, बताएंगे पूरा। बोलिए। नहीं बताएंगे ना, जनता को बताएंगे एमवाई क्या है, क्या फ़ायदा होता है एम का। मुस्लिम अब्दुल बारी सिद्दीकी क्यों हारे पिछले 5 साल पहले? किससे हारे? एक यादव कैंडिडेट था जेडीयू का, हार गए। वो क्या है बताइए? वो तो अभी लोकसभा में भी देखने को मिला है। लोग हर जगह दिख रहा है बाबा, रियलिटी तो वही है। बीजेपी का यादव कैंडिडेट था, यादवों ने वोट दिया मधुबनी में। अब देखिए, नहीं, मेरा ये कहना है कि आप अभी 4 मांग रहे हैं, कल को लोकसभा भी मांगेंगे। अरे बाबा, ज़रा नम हो तो बड़ी जरखेज़ है ज़मीन साखी। आप नम हो के तो देखिए। आप इतना इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं तो क्या होगा? ओवैसी साहब, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, आप क्यों गठबंधन के लिए ऐसे कर रहे हैं? जरा नम होके देखिए। देखिए, ये जो बड़े लोग बिहार के हैं, जो अख्तर उल इमान साहब को मिले थे, उन्होंने कहा कि मुझे डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आप नहीं चाहते अलायंस और आप सिर्फ समझते हैं कि आप ही करें। अरे हमने कहा ये लड़ाई मेरी नहीं है, जाती लड़ाई नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि यहाँ पर हमारी पार्टी प्रॉस्पर हो और लड़ाई का मकसद सीमांचल का डेवलपमेंट है मेन, और बिहार में मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो जाए। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा? मतलब आप लिख कर दीजिए, मेरा तो मामला नहीं है ना ये। तो ये पहली बार हो रहा होगा ना कोई, आप इतना झुक रहे हैं? झुकने का नहीं है बाबा। देखिए, जब हाथ आप किसी तरफ बढ़ाते हैं ना,
तो उस हाथ को बढ़ाने का मकसद कमजोरी अगर कोई देख रहा है तो फिर ये हाथ उनके गिरेबान के तार से खेलने को भी तैयार हो जाएंगे। ये लोग अगर किसी बिहार में आरएसएस, बीजेपी, नीतीश कुमार की सरकार को रोकने के लिए अगर हम कुछ कदम उठा रहे हैं, आप कमजोरी आपको दिख रहा है तो ठीक है, आप देख लीजिए। बिहार में क्या यदि ये गठबंधन नहीं होता तो क्या बीएसपी से करेंगे पिछले बार भी, क्योंकि नहीं, राम जी गौतम भी घूम रहे हैं, चंद्रशेखर भी घूम रहे हैं। बहुत कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं, किससे करेंगे, क्या करेंगे, अख्तर अली मान साहब, आफ्ताब साहब बताएंगे। एक चीज है, क्या आपने कांग्रेस में किसी से बात की गठबंधन के लिए? नहीं, क्योंकि सीमांचल में तो कांग्रेस मजबूत है ना, दो प्रॉपर उसका सांसद है, एक पप्पू यादव है जहां पूर्णिया में बैठे। ये लेटर जो है अख्तर अली मान साहब ने लालू जी को लिखा, कांग्रेस के नेता को भी लिखा, और मेरे ख्याल से इनके दूसरे नेताओं को भी लिखा जो इनके साथ अलायंस में है, पर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई कांग्रेस के किसी नेता से। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद मैंने सचिन पायलट का इंटरव्यू किया और मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से आपका गठबंधन होना चाहिए, महागठबंधन? उन्होंने कहा जो भी एनडीए के खिलाफ है उसे महागठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। हम बोले कि क्या आपको लगता है एनडीए के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी लग रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ, वो लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ। तो ये एक बात है कांग्रेस लीडरशिप, क्योंकि कांग्रेस अब बड़ी भूमिका में है यहाँ पे, आप माने चाहे ना माने। नहीं, अगर सचिन पायलट साहब ने बात, वो यूट्यूब पे इंटरव्यू आप देख सकते हैं। मैं देखा हूँ बाबा, मैं आपका देखते रहता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हम नहीं वॉच करते, कि आपको पीछा करते रहते हैं आपका। उन्होंने वो कहा है, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वोट काटने की बात कर रहे हैं। मेरा एक ही वोट है, बड़ा वोट नहीं है, एक ही है। एक ही वोट, एक वोट से सरकार गिरी है। नहीं, एक ही वोट है। इतिहास गवाह, एक वोट किसको से दिया सरकार हमने, बताइए बाबा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे फोन पर बात की, फिर मेरे से मुलाकात हुई, हम बोले हम डाल रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं आके मिलूं क्या आपसे? बोला सर आप मत आकर मिलिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप जब हाई कोर्ट में थे उस वक्त के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आपने मुस्लिम रिजर्वेशन दिखा, वो जजमेंट दिया। हम नहीं करे, वोट डाले ना, बोल कर वोट डाले, तब हम अच्छे हो जाते, आज हम बुरे हो जाते हैं। ये तो मुनाफिकत है, हिपोक्रेसी है इन लोगों की। कांग्रेस को भी पहल करनी चाहिए ना, आपको लगता नहीं है कांग्रेस को भी देखिए बाबा, हमने सीमांचल की बात देखिए है, जो उनका अलायंस यहाँ पर जो हेड कर रही है, बड़ी पार्टी है, उनको हमने कह दिया है। नहीं, अभी तक तो कांग्रेस उनको चीफ मिनिस्टरशिप घोषित ही नहीं किया है। वो तो उनका अंदरूनी मामला है, वो क्या तय करेंगे। तो आपको लगता नहीं कि एक बार कांग्रेस को भी, राहुल गांधी को भी डायल कर देना चाहिए नंबर? नहीं, क्यों करेंगे, प्रदेश का सोनिया गांधी को तो कर दिए, उनसे तो आपका राब्ता रहा है। नहीं, देखिए आप तो यूपीए का हिस्सा रहे हैं। सोनिया गांधी मोहतरमा के लिए हमेशा इज्जत थी, है और हमेशा रहेगी। पिछले बार जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का चुनाव हुआ था, जब महात्मा गांधी के ग्रैंडसन पोते खड़े थे, उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन मिलाकर मुझसे बात की, डायरेक्ट मैडम ने बात की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या तुम डू यू वांट हिम टू कम एंड मीट? ऐसा नो नीड मैडम, आपने मुझसे कह दिया, काफ़ी है, हमारी पार्टी डिसाइड करके। फिर मैंने बाद में 2 दिन के बाद पार्टी ने डिसाइड किया, हमने फैसला लिया। तब वो ये तो सोचना उनको है। ठीक है। आप, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है इस गठबंधन में, क्या अभी भी कोई गठबंधन की उम्मीद है? अभी भी वक्त है आपको लगता है? हाँ, देखिए बाबा, हमसे जो लोग जो हमसे बड़े गलत फहमी उनको थी, वो तो हम क्लियर कर चुके हैं, पार्टी वाइज भी और मेरे इंडिविजुअली वाइज भी। अख्तर अली मान साहब बोल चुके हैं, अब उनको तय करना है, मगर मुझे तो चुनाव लड़ना है ना बाबा। मैं कब तक ठहरे रहूंगा? और हमारे पास कई ऑप्शन है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। प्रधानमंत्री सीमांचल आते हैं, मखाना और मुसलमान की बात करते हैं, और घुसपैठियों की भी। तो एक ही घुसपैठी भारत में बांग्लादेशी जो बैठी हुई है दिल्ली में, मोदी जी की बहन शेख हसीना की बात। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि मोदी जी उसको लाए सीमांचल में, और हम मोदी जी को बताएंगे कि ये रास्ता बांग्लादेश जाता है, अब बांग्लादेश भिजा दीजिए, उसका किस्सा खत्म हो गया। 65 लाख में कौन सा घुसपैठी निकला बताइए भाई? एसआईआर में बड़ा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब हुआ है, 65 लाख में क्या हुआ बताइए? ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, मगर ये आप पूरे सीमांचल को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी इस तरह कहकर सीमांचल को बदनाम कर रहे हैं और अपनी नाहेली और अपनी नाकामी का सबूत दे रहे हैं। 11 साल से आप सत्ता में है,
हर चीज आपके पास है। बीएसएफ के कितने यहाँ पर कैंप से देख लीजिए बाबा, आप एयरपोर्ट से जाइए, क्या फिर आप जवाब दीजिए, देश को बताइए अगर कैसे आ रहे हैं। नहीं, आप बोलेंगे नहीं नहीं बड़ा वैसा बॉर्डर, अरे भाई आपके हाथ में है, आप जिम्मेदार हैं, तो इसका मतलब आप नाकाम हैं। कुछ भी नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में कोई नहीं, उस ईस्ट पाकिस्तान था। 71 में बांग्लादेश बना, जब कोई नहीं गए। इतना सेंसिटिव इलाका है। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ आपको चलिए बॉर्डर पे, वहां से हम आपको दिखाएंगे वहां चीन वहां पर एयर स्ट्रिप बना रहा है, उसकी बात नहीं करते प्रधानमंत्री। हमको दिख रहा है, आपकी आंखों से दिखता है कि वहां चीन एयर स्ट्रिप बना रहा है। बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, इनको खबर नहीं। बाजू नेपाल में नौजवान निकलकर तख्ता उलट दिए, सबको भगा भगा कर मारे, उसकी फिक्र नहीं है उनको। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बांग्लादेश हमारा बॉर्डर, श्रीलंका, नेपाल हमारा बॉर्डर, उसकी बात करते ही नहीं है। क्यों नहीं बात करते प्रधानमंत्री, हमको बताइए। खतरा तो हमारे को चीन से है ना। बांग्लादेश जो हमारा दोस्त था, वहां पर एक पब्लिक रिवॉल्यूशन आया, वहां पर अब क्या हो रहा है, वहां पर पाकिस्तान घुस गया, पाकिस्तान के साथ नेवल एक्सरसाइज हो रहे हैं, आईएसआई जाकर बैठ गया वहां पर। नेपाल में इस तरह हमको तो खबर ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं हो रहा कि हमारे तरफ क्या हो रहा है। और आकर आप बोलते हैं सीमांचल, अरे सीमांचल के बाजू बांग्लादेश है, उसको देख लीजिए। सीमांचल के बाजू नेपाल है, उसको देख लीजिए। और आपने सीमांचल में जो पानी आता है सैलाब का, बाबा 15-15, 20-20 दिन गांव कट जाते हैं। मैं तो रहा हूं पूर्णिया में, मेरे हम खुद देखें। हाँ, यहाँ पर एम्स नहीं खोलते आप, गाया में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है यहाँ पर नहीं लाते उसको आप। हाँ, जलाल नगर से जो जलाल से यहाँ पर किशनगंज को जो लाइन डालना है नहीं डालते आप। कोचा दामन में रेलवे स्टेशन नहीं खोलते। एक छोटा सा अलीगढ़ मुस्लिम से कैंपस है, उसको बंद करना चाहते आप। 2 ही कोर्स है उसमें, उसको प्रमोट क्यों नहीं करते भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इस इलाके के सबसे खराब है जी। इंडिया का सबसे बैकवर्ड एरिया है, उसके बाद आसाम का लोअर आसाम का एरिया आता है, और एक स्ट्रेटेजिक इलाका है। अब उसको नहीं देखते आप, और आकर यहाँ पर आप बदनाम करते, गाली देते। ओवैसी साहब, आपको लगता है एसआईआर मुद्दा है बिहार के चुनाव में? नहीं, बराबर मुद्दा है। आप अगर अब अख्तर ईमान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खुद करीब 1500-2000 नाम डलवाए। जो लोग मर गए थे वो जिंदा हैं, जिनको बोले शिफ्टिंग होगी वहीं पर है, डबल एंट्री बोले नहीं है। 1000 नाम तो डलवाए हैं वो, और सबसे ज्यादा कोई पार्टी ने डलाई बाबा, एक पॉलिटिकल 1000 नाम के करीब डला है। कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं ओवैसी साहब। आई लव मोहम्मद को लेकर के बहुत बवाल, मतलब कंट्रोवर्सी हो गई, या कहिए एक चर्चा में। एक बात समझ गया। हाँ। अगर मैं एक पोस्टर बनाता हूँ आई लव मनोरंजन भारती, कोई केस होगा मुझ पे? नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर मैं बनाऊं तो क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेरे दोस्त हैं आप। जब लव इस्तेमाल हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है बताइए? अब क्या हमको पूछ के लिखना पड़ेगा कि हम लव लिखें ना लिखें? आर्टिकल 25 है या कचरे के डब्बे में चला गया? एक बात समझने की जरूरत है कि इस तरह की जो कंट्रोवर्सी भाजपा कर रही है ना, आप पूरे दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को, और खास तौर से वो जो पड़ोसी हमारा है जो टेररिज्म को प्रमोट करता है भारत, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? अरे भाई, मैं लिख रहा हूं मुसलमानों के लिए, चाहे भारत का हो चाहे दुनिया का मुसलमान हो, वो इसलिए मुसलमान है, वो इसलिए अल्लाह को अल्लाह मानता है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने हमको कहा कि देखो ये अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुमसे उसी की इबादत करना। और हमको ये सिखाया गया कि हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहेंगे। आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस को प्रमोट करने की बात है? मोहब्बत को आम करने की बात है। और कुरान में तो लिखा गया है कि ये सिर्फ मुसलमानों के प्रॉफिट नहीं है, ये पूरे मर्सी है, रहमतुल आलमीन है। तो आप इसमें भी अगर आप उछाल रहे हैं इसको, तो ये तो आप खुद अपने पैर पे नहीं, अपने जिस्म पे गोली मार रहे हैं। आई लव महादेव भी चल गया है। अरे बिल्कुल करना चाहिए भाई, उनका फेथ है, बहुत अच्छी बात है। यही तो भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत हर मजहब को मानता है। अच्छा, जिसको खुदा को नहीं मानता उसको भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है भाई? रब्बी अव्वल का महीना है, प्रॉफिट की आमद का महीना है, लोग सेलिब्रेट करने दीजिए ना। आप उसको वो करके आप लोगों को और बोल रहे हैं।
गरबा में भी नवरात्रि का समय है, गरबा में भी मुसलमानों की एंट्री नहीं, कोई बोलता है गोमूत्र छिड़को, कोई बोलता है कुछ करो, ये सब क्या चल रहा है? ये मुसलमानों से एक सोशल बायकॉट का एक बेहतरीन तरीका है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप किसी समुदाय का सोशल बायकॉट नहीं कर सकते। ये एक फ्री कंट्री है, मुझे पसंद नहीं होगा, आपको पसंद नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप? कहाँ गया हमारा सोशल फैब्रिक? कहाँ गया हमारा डाइवर्सिटी? कहाँ गया हमारा प्लुरलिज्म? आप क्यों, एक फेस्टिवल आ रही है जिसको मनाना है खुशी से मनाने दीजिए ना, जिसको बुलाना चाहता है बुलाने दीजिए। मैं अपने, हमारा जब हैदरगढ़ में पुराना घर था, हमारे घर के बाजू कई हिंदू लोग होते थे। अब तो हम शिफ्ट हो गए, हमारे मदर वहीं रहते, भाई, छोटे भाई रहते। हमारे पड़ोसी हिंदू लोग थे, मिलते थे, आके मिलते, हम उनसे मिलते थे। ईद के दिन वो हमारे पास आते थे, दिवाली के वक्त वो मिठाई बिछाते थे, हम भी मिलते थे उनसे। मैं आज भी ना, आशीष लाल दुगर, राजेश लाल दुगर, वो दोस्त हैं हमारे। अगर आप हर चीज़ को दीवार उठाने का काम करेंगे तो फिर दीवार ही उठते रहेगी। उलेमाओं ने भी कहा कि किसी कोई मुस्लिम ना जाए गरबा में। अरे भाई, आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? अगर आप इस्लाम के तालीमात जो है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते, ये बुनियादी चीज़ है। ऐसा नहीं हो सकता मुसलमान अपना ही गरबा कर ले? क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? अब उस पर भी बोलेंगे तुम कहाँ से लाए इसको? अब बोलेंगे लकड़ी ये मुसलमान है नहीं, ये तो मत कहाँ रुकेगा? बताइए। नहीं, मैं एक दे रहा था, इंदौर में भी सोशल बायकॉट की बात कही तो मुझे याद आया कि एक मुस्लिम व्यापारी को, दुकानदार को वो हटाना चाह रहे, एक हिंदू ने आके बोला आगे नहीं उठाना। बिल्कुल, यही मिसाल है। इस देश की खूबसूरती ये है, काश ऐसे शाम में ठहरने वाले और आगे बढ़ जाएं तो फिरका परस्ती कम होना शुरू हो जाएगी। एक और है, एमपी में बीफ पर जीएसटी कम किया है या जीरो किया है, उस पर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। क्या बोलेंगे? एक और मामला हो रहा है। उसका मतलब क्या है? क्या और खाएं? पता नहीं। कांग्रेस कह रही है गो हत्या नहीं होना चाहिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आप। एक लद्दाख में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो नाकामी है बीजेपी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नाकामी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इतने नाकाम वहाँ पर साबित हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी बीजेपी उनको रख रही है, तो उनको मुबारक हो। नहीं मालूम क्या होगा। ये तो लद्दाख में होने वाला था, प्रोटेस्ट बराबर होने वाला था, क्योंकि वो तो उनको तो आपने बिल्कुल ही, अरे मक्खी को दूध से निकाल कर इस तरह फेंक दिया लद्दाख को आप। वहाँ पर चाहे बौद्ध समाज के लोग हों या मुसलमान हों, वो सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारा वहाँ पर बिल्कुल मामला ख़त्म हो रहा है, और वहाँ पर इतना डेमोग्राफिक चेंज होगा कि लद्दाखी वहाँ पर माइनॉरिटी हो जाएंगे। वो तो कुछ है ही नहीं उनके पास, तो कुछ है ही नहीं। ये तो बराबर है, आपका मिसगवर्नेंस है। ये आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी के सर पर आप बदनामी सोनम वांगचुक आप रख दीजिए। वो तो आपका हमेशा शुरू से आपकी पॉलिसी रही। नहीं कहा जा रहा कि सोनम वांगचुक ने भड़काया है? अरे क्या भड़का? लोग वहाँ पर आक्रोश में थे। अब से नहीं, ये एक कम से कम मैं कह रहा हूँ आपको 15-18 महीने से चल रहा है ये। पार्लियामेंट का इलेक्शन आप देख लीजिए, कौन जीत कर रहा है पार्लियामेंट का मेंबर, कौन है वो? क्या बड़े परिवार से है? लोगों ने कहा कि हमको डालना है, बीजेपी के एमपी को उन्होंने हरा दिया। ये तो आपको जिस उर्दू में बताया नविश्ते दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल थी ये। आप तो उनके जो डिमांड्स है उसको एड्रेस करना नहीं चाहते, आप उनसे बात करना नहीं चाहते। सोनम वांगचुक के साथ खड़े हैं आज के दिन आप? देखिए, मैं लद्दाख की जनता के साथ खड़ा हूं, और मैं समझता हूं कि उनको जो वो डिमांड कर रहे हैं वो राइटफुल डिमांड है उनका। और यूनियन गवर्नमेंट क्यों नहीं उनसे एंगेज करती? आप कुछ करिए, बातचीत करिए, ख़त्म करिए ना। उनके डिमांड्स राइटफुल डिमांड्स हैं, उसको एड्रेस करिए। आप हर चीज़ आप अपने पास रख लेंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे? फेडरलिज्म का क्या होगा? सेल्फ गवर्नेंस का क्या होगा फिर वहाँ पे? अब तो ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान होके आए थे, उसके बाद ही ये सब हो रहा है। तो वो मुझे नहीं मालूम। एक और लास्ट का सवाल है, जीएसटी का बड़ा उत्सव मन रहा है। ओवैसी साहब, आप दिवाली का समय कुछ शॉपिंग वॉपिंग की है कि नहीं? बहुत पैसा कम हो गया। पैसा कहाँ है गरीब के पास भारत में खर्चने के लिए? नहीं, जिस इलाके में है वहाँ तो एकदम नहीं है।
अरे कहाँ है पैसा बताइए। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, वो कर लेंगे, पैसा ही कहाँ है, किधर है पैसा बताइए ना। हम क्यों इस तरह का एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक इल्यूजन। ग्रास रूट लेवल पे जाकर देखिए आप, जो लेबर क्लास है, जो लोग ईएमआई देने में फंसे हुए हैं, जो लोग सैलरीड हैं, बहुत सी जगहों पर सैलरी बराबर नहीं आती है। रियलिटी क्या है, हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा देख लीजिए, इस पर भी तो गौर करिए। ये सब आकर प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो बेचारा वो गरीब तो उसको सोचता होगा भाई ये रियलिटी के से टच में ही नहीं है प्रधानमंत्री। जीएसटी कट किया ना सर। अरे जीएसटी कट किया तो भाई आपके ने पैसा भी देना चाहिए। इतनी महंगाई है, वो क्या करेगा उसको, पहले वो एड्रेस करेगा या फिर सब चीज़ों को देखेगा। ये कितना डेट बढ़ते जा रहा है बताइए, कितना डेट बढ़ रहा है। आप बिहार का डेट फार्मा टैरिफ, मैंने मखाने पर आज यहाँ पे स्टोरी की, लोगों ने बोला कि उनका मखाना जा नहीं रहा है बाहर। यही तो हम कह रहे हैं। 700 रुपये किलो में बेच रहा है, जो कि हमको मार्केट में 2000 का 1200 से शुरू होता है, जबकि वो खेत में 700 बेच रहा है। डिस्ट्रेस सेल है ना ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। इसको एड्रेस कौन करेगा। आप सीमांचल में आके बोले घुसपैठी, इसका वो एड्रेस करिए ना, प्रधानमंत्री को चाहिए। जूट मुझे औरतें जूट निकालते हुए दिख गई। अच्छा, जूट बोलते हैं, जूट की नाम की इंडस्ट्री क्यों नहीं खोलते। सही कहा। अरे इनको स्पेलिंग बोलिए, इन लोगों को, नेताओं को जे भी नहीं बोल सकते ये लोग। यहाँ पर चाय की इंडस्ट्री है, पाइनएप्पल का मामला है, चाय के क्या रेट्स क्या मिल रहे हैं भाई, मकाई है, रेट्स क्या मिल रहे हैं किसान को, कुछ भी नहीं है, मगर सीमांचल में घुसपैठी है। ये प्रॉब्लम है। बहुत बहुत धन्यवाद असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करता हूं कि फिर से जब वापस आएंगे तो फिर से आपसे जरूर बाबा, थैंक यू।